मेरी जिंदगी में यूं तो किसी चीज की कमी नहीं थी। मैं रिया एक पढ़े लिखे और बड़े घर की बेटी थी। मेरी शादी को 9 साल हो चुके थे और मेरा पति विहान शहर के जाने माने बिजनेसमैन थे। लोग हमें देखकर कहते थे कि वाह क्या जोड़ी है। हमारे पास खूब दौलत थी, बड़ा घर था, हर ऐशो आराम था जिसकी कोई सोच सकता था। पर एक चीज थी जो मेरी झोली में नहीं थी, संतान। मेरी गोद सोनी थी और ये खालीपन मुझे हर पल अंदर से खाता रहता था। 9 साल, ये कोई छोटा वक्त नहीं होता। इन 9 सालों में मैंने समाज की कितनी बातें सुनी, कितने ताने बर्दाश्त किए, ये मैं ही जानती हूँ। जब भी कोई रिश्तेदार या जान पहचान वाला मिलता, उनका पहला सवाल होता, क्या हुआ रिया, अभी तक कोई खुशखबरी नहीं मिली? अभी तक प्रेग्नेंट नहीं हुई क्या? बच्चा करने का इरादा नहीं है क्या? ये सवाल नहीं थे, ये तो मेरे दिल पर सीधे चोट करते थे। हर बार मेरा दिल टूट जाता था। मैं इन सब बातों से इतनी परेशान हो गई थी कि अब तो मेरा दिल घुटने लगा था। मुझे लगता था बस अब और नहीं। एक औरत होने के नाते मैंने तब एक ऐसा फैसला लिया जो किसी भी औरत के लिए बहुत मुश्किल होता है। इस फैसले के लिए हिम्मत और एक बहुत बड़ा दिल चाहिए। पर मेरी भी अपनी एक बड़ी मजबूरी थी, और मजबूरी वो होती है जो इंसान को मजबूर कर दे, उसे कुछ और सोचने ही ना दे। एक शाम जब घर में बिल्कुल खामोशी छाई थी, मैं अपने कमरे में उदास बैठी थी। अब तो इस बड़े घर की चुप्पी भी मुझे डराने लगी थी। विहान अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे, पर वो अब इस दुनिया में नहीं थे। विहान ज़्यादातर ऑफिस में रहते थे। घर में सिर्फ मैं और नौकर चाकर होते थे। नौकर तो अपने काम में लगे रहते, पर मैं सारा दिन बस इधर उधर टहलती रहती और यही सोचती रहती कि काश मेरा कोई बच्चा होता। मैं उसके साथ खेलती, हंसती, उसके काम में बिजी रहती, उसे तैयार करती, उसके पीछे भागती। शायद तब मेरे चेहरे पर यह उदासी कभी ना आती जो हर पल छाई रहती है। मुझे लगता था मेरा तो कोई काम ही नहीं है इस बड़े घर में। मैं बस एक खाली डिब्बे जैसी थी। शाम की ढलते सूरज की रोशनी खिड़की से आ रही थी और मैं ऐसे ही उदास टहल रही थी। तभी मैंने अपने घर की पुरानी नौकरानी कांता को आवाज दी। कांता आंटी कई सालों से हमारे यहाँ काम कर रही थी और अक्सर अपनी बेटी पिंकी को भी साथ लाया करती थी। पिंकी करीब 16 साल की थी और मुझे बहुत प्यारी लगती थी। मैं उसे अक्सर बेटा बेटा कहकर बुलाती थी। कांता आंटी बहुत गरीब थी और पिंकी उनकी इकलौती बेटी थी। कांता आंटी के पति नहीं थे। उनके गुजरने के बाद से ही वो हमारे घर में काम कर रही थी। अब तो पिंकी भी इतनी बड़ी हो गई थी कि घर के छोटे मोटे काम कर लेती थी। कांता आंटी सोचती थी कि अगर पिंकी भी यहाँ आएगी तो उसे भी काम के पैसे मिलेंगे। विहान भी कांता आंटी और पिंकी दोनों को अलग से पैसे दिया करते थे। हमारे घर में और भी कई नौकर थे, पर पिंकी थोड़ी अलग थी। वो बहुत मासूम और थोड़ी डरी सहमी सी रहती थी। मैं उसे हमेशा समझाती कि मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं उसे अपने पुराने कपड़े देती थी, थोड़े पैसे भी दे देती थी, और जब बाजार जाती तो उसके लिए कुछ न कुछ ले आती थी। वो जितनी मासूम थी उतनी ही खूबसूरत भी थी। उस दिन मेरे दिल में पिंकी को देखकर एक अजीब सा ख्याल आया, एक ऐसा ख्याल जिसने मेरी सांसें रोक दी। मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाई। यह ख्याल मुझे अंदर ही अंदर खाने लगा। मुझे पता था कि ये कितना अजीब और शायद गलत भी है, पर मेरे मन में माँ बनने की जिद इस कदर हावी हो चुकी थी कि मुझे और कुछ सूझ ही नहीं रहा था। मैंने सोचा बस यही आखिरी रास्ता है। मजबूर होकर मैंने कांता आंटी से बात करने का फैसला कर लिया। शाम को मैंने कांता आंटी को अपने कमरे में बुलवाया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे कोई बहुत बड़ा राज खोलने वाली हूँ। मैंने उनसे कहा, कांता आंटी, मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है, पर अपनी बेटी पिंकी को अपने साथ मत लाना, अकेले ही आना। मेरी बात सुनकर कांता आंटी चौंक गई। उनके चेहरे पर सवालिया निशान था, पर वो कुछ बोली नहीं। जब वो मेरे कमरे में आई तो हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। उनकी आंखों में डर था। वो बोली, भाभी जी। वो मुझे अक्सर भाभी जी कहती थी। ऐसी भी कौन सी बात है भला? आपको मुझसे कौन सी इतनी ज़रूरी बात करनी है? मैंने उन्हें हिम्मत देने की कोशिश की। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है कांता आंटी, आप बैठिए। मैंने उन्हें अपने सामने सोफे पर बैठने को कहा, पर वो हिचकिचाई। नहीं नहीं भाभी जी, मेरी औकात नहीं है इस शानदार सोफे पर बैठने की। कहीं मेरे मैले कपड़ों से ये गंदा ना हो जाए। उनकी बात सुनकर मुझे दुख हुआ। मैंने कहा, अरे कांता आंटी, ये आप कैसी बातें कर रही हो? बैठ जाओ, ये मेरा हुक्म है। मेरे जोर देने पर वो धीरे से सोफे के किनारे पर बैठ गई। उनकी नज़रें झुकी हुई थी। उन्होंने मेरी तरफ देखा और धीमे से पूछा, तो भाभी जी, आप क्या कहना चाहती हो?
मेरे होंठ कांप रहे थे। मुझे शब्द चुनने में मुश्किल हो रही थी, जैसे मैं ये बात खुद से भी छुपाने की कोशिश कर रही थी। मैंने एक गहरी सांस ली, जैसे अपनी सारी हिम्मत बटोर रही हूँ, और फिर अपनी बात कहनी शुरू की। कांता आंटी, मैं जो बात आज आपसे करने जा रही हूँ, वो बड़ी ही उम्मीद भरी बात है मेरे लिए। मैं धीरे से उनके पास सोफे पर खिसक गई, उनके हाथ को मजबूती से पकड़ा और अपनी आवाज़ में पूरा जोर भर कर कहा, तुम अपनी बेटी पिंकी की शादी मेरे पति विहान से करवा दो। मेरी बात सुनते ही कांता आंटी की आंखें जैसे फटी की फटी रह गई। उनका चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया और उनका हाथ तो जैसे ठंडा पड़कर पत्थर हो गया था। उन्होंने एक झटके से मेरे हाथ से अपना हाथ छुड़ाया और कांपते हुए बोली, ये आप क्या कह रही हो भाभी जी? ये कैसे मुमकिन है? उनके शब्द इतने डरे हुए थे कि मुश्किल से निकल रहे थे। मैंने धीरे से उन्हें समझाया, मैं जानती हूँ ये बात सुनकर तुम्हें ज़ोरदार झटका लगा है, पर कांता आंटी मैं बहुत थक गई हूँ। मैं लोगों की बातें नहीं सुन सकती। मुझसे अपनी ये सुनी गोद देखी नहीं जाती। मैं बस माँ बनना चाहती हूँ। 9 साल हो गए हैं मुझे माँ बनने के लिए तरसते हुए। मैं बांझ हूँ। ये कहते हुए मेरी आवाज़ भर गई थी। और तुम्हारे मालिक भी, विहान भी मुझे बच्चा न होने का इल्ज़ाम देते हैं। मैं ये सब बर्दाश्त करते करते थक चुकी हूँ। अब मेरी हिम्मत जवाब दे गई है। मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने उनके आगे हाथ जोड़े। कांता आंटी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। अगर तुम अपनी बेटी पिंकी की शादी मेरे पति से करवा दोगी, तो ये तुम्हारा मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा। तुम चाहती हो ना कि तुम भी एक आराम की ज़िंदगी गुजारो? आखिर कब तक तुम लोगों के घरों में झाड़ू बर्तन करती रहोगी? मैंने उन्हें लुभाने की कोशिश की। मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी, पूरे 25 लाख रुपए दूंगी तुम्हें, जिसे तुम्हारी बेटी का भविष्य भी संवर जाएगा। तुम बस अपनी बेटी की शादी मेरे पति से करवा दो। शादी के बाद जब पिंकी को बच्चा होगा, उस बच्चे को मैं रख लूंगी, और तुम्हारी बेटी, उसे मैं अपने पति से तलाक दिलवा दूंगी। और फिर तुम और तुम्हारी बेटी ये पैसे लेकर आराम और सुकून की ज़िंदगी गुजारना। मेरी आवाज़ में एक अजीब सी बेताबी थी। मुझे सिर्फ तुम्हारी बेटी से अपने पति का एक बच्चा चाहिए, बस और कुछ नहीं। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें पैसे दूंगी। उन पैसों से तुम अपनी बेटी की विहान से तलाक दिलवाने के बाद दूसरी शादी करवा देना, और तुम खुद भी उन पैसों पर ऐश करना। अगर पैसे ख़त्म हो जाए तो मुझसे दोबारा ले लेना, लेकिन प्लीज़ मेरी बात मान लो। कांता आंटी की सांसें तेज तेज चलने लगी थी। वो मेरी तरफ देखकर कहने लगी, भाभी जी, वो मेरी बेटी है। अभी तो वो ठीक से बालिग भी नहीं हुई है। उसकी उम्र तो अभी 16 साल ही है। वो बच्ची है, उसकी तो सारी ज़िंदगी पड़ी है। आपकी दौलत अपनी जगह है, पर मैंने उन्हें वहीं पर रोक दिया। कांता आंटी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। ये मेरी ज़िंदगी का सवाल है। प्लीज़ मेरी बात मान जाओ। मैं एक एक दिन कैसे गुजारती हूँ, ये सिर्फ मैं जानती हूँ। लोग कहते हैं कि औरत तभी पूरी होती है जब वो माँ बनती है। इसका मतलब तो यही है कि मैं कभी पूरी नहीं हो सकती। मेरी बात सुनकर कांता आंटी के चेहरे पर दुख उभर आया था। उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो मेरी तकलीफ को समझने की कोशिश कर रही थी, पर अपनी बेटी के बारे में सोचते हुए थोड़ी घबरा रही थी। जब मैंने उन्हें प्यार से समझाया और कहा कि किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा, ये बात सिर्फ हमारे घर में ही रह जाएगी। तुम बस अपनी बेटी को शादी के लिए तैयार कर लो। जब मेरे पास बच्चा आ जाएगा तो मेरे पति तुम्हारी बेटी को तलाक दे देंगे। उसके बाद तुम उसे लेकर कहीं दूर अपनी ज़िंदगी बिता लेना, और अपनी बेटी की शादी भी किसी अच्छे और काबिल लड़के के साथ करवा देना। पैसा सब कुछ करवा सकता है, तुम्हारी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होगी। कांता आंटी का चेहरा उदास हो गया। उन्होंने धीमे से कहा, ठीक है भाभी जी, लेकिन क्या मालिक विहान मान जाएंगे? मैं कुछ देर के लिए खामोश हो गई। ये सवाल मैंने खुद से भी कई बार पूछा था। फिर मैंने कहा, मैं विहान को मना लूँगी। मैंने सोच लिया है। मैं अब अपने दिल पर पत्थर रख चुकी हूँ। कांता आंटी ने एक गहरी सांस ली और कहने लगी, ठीक है, मैं अपनी बेटी से बात करूँगी, उसको आपके हवाले कर दूँगी। लेकिन भाभी जी, मेरा इस दुनिया में मेरी बेटी के अलावा कोई भी नहीं है। मैं अपने जिगर का टुकड़ा आपको सौंप रही हूँ। उनके कहे हुए ये शब्द मेरे दिल को चुभ तो रहे थे, क्योंकि वो एक माँ थी और उनकी आंखों में अपनी बेटी के लिए ममता साफ दिख रही थी। पर मुझे कमज़ोर नहीं पड़ना था। मैंने एक ही झटके से कांता आंटी को अपने गले से लगाया और कहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कांता आंटी। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मैं जानती थी कि यह सौदा आसान नहीं है, पर माँ बनने के सपने ने मुझे हर हद पार करने पर मजबूर कर दिया था।
कांता आंटी तो मेरे कमरे से चुपचाप नजरें नीचे करके चली गई, पर अब मुझे अपने पति विहान से बात करनी थी। एक अनजानी सी बेचैनी मेरे दिल को सता रही थी। पता नहीं मैं कैसे हिम्मत जुटा पाऊंगी विहान से बात करने के लिए, कैसे उनसे ये सब कहूंगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने खुद से फैसला किया कि मुझे कुछ भी करके विहान से बात करनी ही होगी, क्योंकि ऐसा करना मेरे लिए अब सबसे ज़रूरी हो गया था। मैंने पिंकी के बारे में भी सोच लिया था कि मुझे उस बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी है। जब थोड़ी देर के बाद मैं कमरे से बाहर निकली तो मैंने देखा कि घर के एक कोने में वो दोनों माँ बेटी खड़ी थी। कांता आंटी अपनी बेटी पिंकी को मेरी पूरी बात बता रही थी। पिंकी का चेहरा पीला पड़ चुका था, उस पर हवाइयाँ उड़ रही थी, मगर कांता आंटी उसे मनाने की कोशिश कर रही थी। वो उसे प्यार से समझा रही थी। मुझे उन दोनों की बातें सुनाई तो नहीं दे रही थी, पर कुछ देर के बाद मैंने देखा कि पिंकी की आंखों में आंसू थे और कांता आंटी उसे समझाते हुए झंझोड़ रही थी। यकीनन पिंकी इस काम के लिए मना कर रही होगी और कांता आंटी उसे तैयार कर रही होगी। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला था, जो मेरे पति, मेरी नौकरानी, एक मासूम सी बच्ची और ख़ुद मुझे बदलने वाला था। मगर मैं नहीं जानती थी कि जो कदम मैं उठाने जा रही हूँ वही एक दिन मुझे बर्बाद कर देगा। सारी रात मुझे नींद नहीं आई थी। एक अनजानी से बेचैनी मुझे परेशान कर रही थी। अगली सुबह नाश्ते की मेज पर जब मेरे पति अखबार पढ़ रहे थे तो मैं उन्हें बड़ी गौर से देख रही थी। मैं उनसे बात करने का मौका ढूंढ रही थी। फिर मैंने अपने अंदर हिम्मत बटोरी और उनसे कहा, विहान, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। एक पल को मैंने सोचा कि चुप रहूं और सब कुछ भूल जाऊं, लेकिन फिर वही अंदर का खालीपन, वही सन्नाटा मुझे परेशान करने लगा। मेरी आवाज़ धीमी थी। विहान ने अखबार मोड़कर एक तरफ रखा और बोले, हाँ, क्या बात करनी है? मैंने चाय का कप मेज पर रखा और गंभीर होते हुए कहा, मैं चाहती हूँ कि आप दूसरी शादी कर लीजिए। मेरी बात सुनते ही विहान, जो मेज से जूस का गिलास उठाने जा रहे थे, अचानक हाथ रोककर मुझे देखने लगे। उन्होंने कहा, ये कैसा मजाक कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? मैंने कहा, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सीरियस हूँ। तो उन्होंने मुझे ध्यान से देखा। वो कहने लगे, सच में तुम पागल हो गई हो? अब उनके शब्दों में गुस्सा और हैरानी दोनों थी। मैंने फिर से वही बात दोहराई, आप दूसरी शादी कर लीजिए। मैंने उन्हें बताया कि मैंने हमारी नौकरानी कांता से उनकी बेटी पिंकी और उनकी शादी की बात कर ली है। मेरी बात सुनकर अचानक मेरे पति ने मुझे आंखें फाड़ कर देखा और कहने लगे, क्या हो गया है तुम्हें? ये आज तुम किस तरह की बातें कर रही हो? मैंने कहा, कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मैं माँ बनना चाहती हूँ। मैंने तुम्हें कभी औलाद के लिए मजबूर नहीं किया। तुमने हर बार मुझे बांझ होने का ताना दिया, इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि आपकी दूसरी शादी करवा कर ही रहूंगी। तभी विहान कहने लगे, तो तुमने फैसला कर लिया है कि तुम एक नौकरानी की बेटी को मेरे बिस्तर पर सजा दोगी? उनके शब्द किसी जहर की तरह कड़वे हो चुके थे। उन्होंने कहा, नौकरानी की बेटी तुम्हें कबूल होगी, मुझे नहीं। तुम अपना ये फालतू का फैसला रद्द कर दो। इतना कहकर वो वहां से जाने लगे तो मैंने कहा, मैं ऐसा करके ही रहूंगी विहान, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। मेरे पति ने कहा, मैं नौकरानी की बेटी से शादी नहीं करूंगा। तुम मुझे जानती नहीं हो कि मैं कौन हूँ। मैं इस शहर के बड़े बिजनेसमैन में शामिल होता हूँ और तुम मेरी शादी नौकरानी की बेटी से करवाना चाहती हो? तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? मैंने उनके कंधे को झटका और कहा, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तुम्हें खोए बिना माँ बनना चाहती हूँ। मेरी आवाज़ टूट रही थी। मेरे पति ने गुस्से से कहा, हाँ तो तुम लोगों से मेरा मजाक बनवाना चाहती हो? इतना कहकर वो वहां से चले गए, मगर मैं फूट फूट कर रोने लगी। उनका मतलब साफ था कि वो दूसरी शादी नहीं करना चाहते थे। मैं अपने कमरे में आ गई थी और मेरे दिल में ख्याल आ रहा था कि ऐसी जिंदगी से तो मौत अच्छी है। मैं अभी उदास बैठी हुई थी जब कमरे का दरवाज़ा धीरे से खुला और विहान कमरे में दाखिल हुए। मैंने दोबारा से उनसे वही जिक्र छेड़ा तो उन्होंने अब की बार मुझे नरमी से समझाया। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगे, तुम जैसा सोच रही हो ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। देखो रिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे होते हुए किसी और से शादी कैसे कर सकता हूँ? मैंने कहा, नहीं, आप मुझसे प्यार नहीं करते। अगर आपको मुझसे प्यार होता तो आप मेरी तकलीफ को ज़रूर समझते। मुझे अपने बांझपन से नफरत होने लगी है। अब मैं खुद को और खाली नहीं देख सकती। उन्होंने कहा, तो फिर तुम मुझे मजबूर करोगी? मैंने कहा, नहीं, मैं खुद को मजबूर कर रही हूँ। आपको सिर्फ मेरी बात माननी है। मैंने उनको
घूर कर देखा और जैसे मैं उनको कोई फैसला सुना रही हूँ। कुछ देर तक तो विहान खामोश रहे, फिर मेरे हाथ पकड़कर कहने लगे, रिया, मैं किसी नौकरानी की बेटी से शादी नहीं कर सकता, या हम दोनों के लिए नुकसान साबित होगा। मैंने नज़र झुका ली, ऐसा लग रहा था जैसे मेरा दिल टूटकर बिखर रहा है। मैं जानती थी कि उनके इनकार ने मुझसे सब कुछ छीन लिया है। बरसों की उम्मीद एक पल में राख हो गई थी। मैंने सोचा था कि शायद मेरी तड़प, मेरा दुख उन्हें झंझोड़ कर रख देगा, पर उनको कुछ समझ नहीं आया। मैंने उनसे मुंह फेर लिया था तो वो भी कमरे से चले गए और मैं कमरे में इधर से उधर टहलती रही। कभी खिड़की के बाहर जाती, कभी खुद से उलझती। सुबह सूरज निकला तो रोशनी मेरे लिए कुछ भी नहीं लेकर आई थी सिवाय अंधेरे के। मेरा दिल टूट चुका था, अब मुझसे कुछ भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं शीशे के सामने खड़े होकर खुद से बातें करने लगी। मैं बिखरी हुई थी, मैं नहीं सुन पा रही थी। वो बहुत घबरा रहे थे। जल्दी से उन्होंने गाड़ी निकाली, मुझे गाड़ी में डाला और मुझे अस्पताल लेकर चले गए थे। सारे रास्ते बार बार वो मेरा नाम पुकार रहे थे, रिया, कुछ तो बोलो, होश में रहने की कोशिश करो। अस्पताल में मेरी धड़कन वापस लाने की कोशिश की गई। जिंदगी की एक डोर जो अभी पूरी तरह से टूट रही थी, डॉक्टर्स की बहुत मेहनत के बाद बेहतर हो गई। मेरी कंडीशन आंखें खोलने के काबिल हो गई थी, लेकिन मुझे धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था। मेरे मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। मेरे पति सामने कुर्सी पर सर झुकाकर बैठे हुए थे। जैसे ही मैं होश में आई तो उन्होंने मुझे नजर उठाकर देखा। उनके बाल बिखरे हुए थे और आंखें रोई रोई सी हो रही थी। उन्होंने मेरा हाथ थामा और कहने लगे, रिया, मैं नहीं चाहता था ये सब कुछ हो। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं भी मर जाता। मैंने बड़ी मुश्किल से आवाज़ निकाली और कहा, मेरे मरने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने आंखें बंद कर ली, ऐसे जैसे उनको मेरे शब्द बुरे लगे हो। उन्होंने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना बच्चा और ना कुछ और, मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। मैंने जो कुछ भी बोला था गुस्से में बोल दिया था, लेकिन तुम्हें खोने का ख्याल आते ही मेरी आत्मा कांप उठी थी। मैंने कहा, अगर आपको मेरी ज़िंदगी से इतनी ही मोहब्बत है तो आप मेरी बात क्यों नहीं समझ लेते। उन्होंने कहा, मैं समझता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी जगह किसी दूसरी औरत को नहीं दे सकता। मैं कुछ देर खामोश रही और कहने लगी, देखिए, ये सब कुछ मैं हम दोनों के बच्चे के लिए कर रही हूँ। वो मेरे पास से उठकर चले गए, खिड़की की तरफ देखने लगे, मुंह फेर कर कहने लगे, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। उनकी बात सुनते ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मुझे उनकी हाँ सुनकर खुशी नहीं हुई थी, बस सुकून मिला था। मैं अपने पति को किसी दूसरी औरत के साथ नहीं देख सकती थी, लेकिन वो दिन आ चुका था जिसकी मैंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी, और अब मैंने खुद ही इस हकीकत को बदल दिया था। मेरे पति की शादी मैंने पिंकी के साथ करवा दी थी। जब उन्होंने मजबूरन अपने हाथों से पिंकी को मंगलसूत्र पहनाया और उसकी मांग में सिंदूर भरा, तो ये सब देखकर मेरी आंखें भर आई थी। मेरा शरीर कांप रहा था और मेरी आत्मा को तकलीफ हो रही थी। मेरी और मेरे पति की शादी तो सादे तरीके से हुई थी, लेकिन शादी करते समय मेरे पति के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। मैं जानती थी कि वो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ना चाहते, मेरे अलावा किसी दूसरे के नहीं होना चाहते, मगर ये सब हम दोनों की मजबूरी थी। दूसरी तरफ पिंकी भी खामोश थी। वो लाल रंग के लहंगे में बहुत सुंदर लग रही थी। उसकी माँ कांता उसे कमरे में छोड़कर अपने कमरे में चली गई थी। मैंने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया था। दिल में एक अजीब सा शोर था। मैंने खुद को समझाया कि जो मेरी ये कुर्बानी है, ये सिर्फ एक कदम है माँ बनने की तरफ। मैंने आंखें बंद करके सोने की कोशिश की, लेकिन बार बार मेरा ध्यान दीवारों से टकरा रहा था। सारी रात जागती रही। जब दिन निकला तो खुद को अकेला महसूस किया था। मैं वो औरत नहीं रही थी जो कभी जिंदगी से भरपूर थी। मेरा पति बढ़ चुका था। मैं अब एक खाली औरत थी जो एक बच्चे की उम्मीद पर सब कुछ वार चुकी थी। अगली सुबह नौकरों ने डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा दिया था, लेकिन मुझे भूख नहीं लग रही थी। मेरी भूख तो जैसे कहीं खो गई थी। फिर मुझे पिंकी का ख्याल आया। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं उससे कैसे बात करूंगी। एक मामूली लड़की नहीं, बल्कि अब वो मेरे पति की पत्नी कहलाने लायक हो गई थी। मैं उसके कमरे की तरफ चली गई। दरवाजे पर एक दस्तक दी। अंदर से आवाज़ सुनाई दी कि दरवाज़ा खुला हुआ है। मैं जैसे ही अंदर गई तो देखा कि उसके बाल खुले हुए थे और नज़र ज़मीन पर जमी हुई थी, जैसे बहुत कुछ हो चुका हो। मैंने धीरे से कहा कि रात कैसी गुजरी।
उसने नज़र उठाकर मेरी आंखों में देखा तो उसकी आंखों में मुझे नींद कम और सवाल ज़्यादा दिखाई दे रहे थे। उसकी आवाज़ कांप गई। उसने बताया कि मालिक ने तो कुछ भी नहीं किया। उन्होंने तो मुझे हाथ तक नहीं लगाया और ख़ुद सारी रात करवट बदल कर सोते रहे और सुबह होते ही कमरे से बाहर चले गए। उसकी बात सुनते ही मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे अंदर कुछ टूट चुका है। मैंने कहा, क्या सच में? तो उसने सर झुका लिया और कहने लगी, जी मैं सच कह रही हूँ। यह सुनकर तो मैं बहुत घबरा गई थी। उसी समय मैं बाहर निकली। कांता ने मुझे देखा तो वह मुझे कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन मेरी खामोशी देखकर पीछे हट गई। मैं अपने कमरे में वापस आ गई थी और ख़ुद को कमरे के अंदर बंद कर लिया। मुझे विहान पर गुस्सा आ रहा था। मैंने तो माँ बनने के लिए कुर्बानी दी थी, लेकिन वह तो पहला कदम भी नहीं उठा सके। यह सब क्या था, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था। सुबह का वक्त था। जब थोड़ी देर बाद मैं अपने कमरे से बाहर निकली तो मैंने अपने पति को डाइनिंग टेबल पर बैठे नाश्ता करते हुए पाया था। उनको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे उनकी शादी भी नहीं हुई। उनके अंदर कोई बदलाव नहीं था। वो खामोशी से नाश्ता करते करते अखबार पढ़ने में बिजी थे। मैं भी उनके करीब जाकर बैठ गई और आवाज़ देकर कहा कि विहान। तो उन्होंने अखबार से नज़र उठाकर मेरी तरफ देखा। मैंने कहा कि मैं पूछना चाहती हूँ कि आखिर रात आपने पिंकी के साथ कुछ क्यों नहीं? मेरी आवाज़ अचानक बोलते बोलते रुक गई थी। उन्होंने फ़ौरन ही मुझसे नज़रें चुराई और कहा कि क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने कहा कि आपने उसको पत्नी बनने का हक क्यों नहीं दिया? फिर उन्होंने मुंह बिगाड़ते हुए कहा, रिया तुम्हें शर्म नहीं आती? ये सवाल करते हुए मैंने कहा, क्यों, शर्म तो उसे आनी चाहिए जो शादी के बाद भी अपनी पत्नी को ज़मीन पर सोने दे। आपने तो उसे अपने बिस्तर पर सोने भी नहीं दिया। इतने में ही विहान ने कुर्सी पीछे खींची और खड़े हो गए। कहने लगे कि वो बच्ची है, समझो, वो तुम्हारे बराबर की नहीं है। कहाँ मैं और कहाँ वो? मैंने कहा, ये बात आपको उस समय याद क्यों नहीं आई जब आपने उससे शादी की? तो उन्होंने कहा कि ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई, बल्कि तुमने मुझे इस शादी के लिए मजबूर किया था। ये सब तुम्हारी जिद का नतीजा है। मैंने कहा कि हाँ, क्योंकि मुझे बच्चा चाहिए। विहान को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि एक औरत होते हुए तुम्हें उस मासूम बच्ची पर तरस नहीं आ रहा? मैंने कहा कि हाँ, नहीं आ रहा, क्योंकि मैं खुदगर्ज हो चुकी हूँ। मुझे औलाद चाहिए। तुम्हारे ताने, लोगों की नफरत, इन सब से मैं तंग आ चुकी हूँ। लोगों की गलत बातों ने मेरे अंदर की औरत को निकाल दिया है। विहान मेरी तरफ घूरते रहे और फिर वो कहने लगे कि तुम्हें कुछ ज़्यादा ही उम्मीद है उससे। अगर वो भी प्रेग्नेंट ना हुई तो तुम क्या करोगी? मैंने कहा, तब की तब देखी जाएगी, लेकिन अभी आप उसके करीब जाओ, उसे पत्नी होने का हक दो, वरना सब कुछ बेकार है। उन्होंने बड़े घमंड के साथ कहा कि अगर मैं ऐसा नहीं करूँ तो? मैंने कहा, तो तुमने शादी के लिए हाँ क्यों की थी? मुझे अस्पताल से जिंदा घर वापस क्यों लेकर आए थे? क्यों मुझसे कहा था कि मेरी जान बचाने के लिए दूसरी शादी करोगे? वो खामोश हो गए, लेकिन उनको गुस्सा बहुत आ रहा था। मैं जानती थी कि ये सब करना उनके लिए आसान नहीं है, मगर मैं अब नरमी की गुंजाइश खो चुकी थी। मेरे अंदर जो खालीपन था वो अब किसी की कोख से भरना चाहिए था। मैं वहाँ से पलटकर वापस आ गई थी। मैं उनको कैसे बताऊं कि ये सब कुछ मैं किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने लिए कर रही हूँ। पिंकी इस घर में मेरे पति की दूसरी पत्नी और मेरे लिए सिर्फ एक मकसद थी, लेकिन विहान जैसे खुद उससे भाग रहे हो। वो दिन रात पिंकी से दूर रहते थे और उसे नजरें चुराते थे। एक रात मैं पिंकी और विहान के कमरे में एक आहट की आवाज़ सुनकर रुक गई थी। दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था। मैंने झांक कर देखा तो कमरे में धीमी रोशनी थी। पिंकी सोफे पर बैठी थी, जबकि विहान खिड़की के पास खड़े हुए थे। ये देखकर मेरी सांसें रुक गई। दरवाज़ा खटखटाने के बजाय मैं पीछे हट गई थी। मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। अगली सुबह मैंने हिम्मत करके अपने पति से बात करने का फैसला कर लिया था। वो आंगन में बैठे हुए थे, हाथ में मोबाइल था। मैं उनके सामने जाकर बैठ गई और धीरे से कहा, आप अब भी उसके करीब नहीं गए? विहान ने सर उठाया, मुझे गौर से देखा, फिर दोबारा मोबाइल में बिजी हो गए। मैंने कहा, मैं आपसे कुछ कह रही हूँ विहान। तो उन्होंने कहा कि तुम नहीं समझोगी, तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं है। मैंने कहा, क्या पॉसिबल नहीं है? मेरा अपने आप को ख़त्म कर लेना या फिर पिंकी को अकेले सोते देखना? फिर उन्होंने मोबाइल बंद किया, एक साइड पर रखा और मेरी तरफ देख कर कहने लगे, मुझे तुम्हारे सामने शर्म आती है रिया,
मुझसे कुछ नहीं हो पाता। मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे मेरी जिंदगी एक बोझ लगती है, जैसे मैं तुम्हारे साथ धोखा कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल खामोश हो गई थी और बस इतना कहा कि फिर आपने शादी ही क्यों की? मेरा भरोसा जीत लिया, अगर आप ये सब नहीं कर सकते तो। उन्होंने कहा, तो तुमने मुझे मजबूर किया था। तुम्हें क्या लगता है कि ये सब कुछ पिंकी के लिए आसान है? क्या वो कोई मिट्टी की बनी मूर्त है कि जब चाहे उसको इस्तेमाल कर लो, जब चाहे उसे नज़रअंदाज कर लो? इतना कहकर वो वहाँ से उठकर चले गए। मैं खामोश बैठी रह गई थी। अगले दिन मैं पिंकी के कमरे में उससे मिलने के लिए चली गई थी। वो खामोश बिस्तर पर बैठी हुई थी। मुझे देखते ही उसने कहा कि आइए ना मालकिन, बैठिए। तो मैं उसके बराबर में जाकर बैठ गई। मैंने उससे कहा कि अगर तुम्हारे दिल में कोई बात है तो वह मेरे साथ शेयर ज़रूर करना। तुम यहाँ अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसने सर हिलाया, लेकिन मैं जान गई थी वो अब अंदर से खाली हो चुकी है। थोड़ी देर उसके साथ बातचीत करने के बाद मैं अपने कमरे में वापस आ गई थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी सारी कोशिशें अभी भी अधूरी रह गई है। मगर एक बात तो तय थी, ये रिश्ता अब जिस तरफ भी जाए मुझे उसकी देखभाल खुद करनी होगी। मेरे पति अभी भी उसके करीब नहीं जा रहे थे। उन्होंने पिंकी से दूरी बरकरार रखी थी और गुजरते हुए दिनों के साथ साथ मेरे अंदर का खालीपन और गहरा होता जा रहा था। पिंकी बिल्कुल खामोश रहती थी, ना किसी से बात करती थी, ना कमरे से बाहर निकलती थी। विहान अब देर से घर वापस आने लगे थे। वो भी कम बात किया करते थे, नज़र मिलाने से भी कतराया करते थे। एक सुबह जब सब अपने कमरों में थे, मैंने पिंकी के दरवाजे पर दस्तक दी। वो दरवाज़ा खोलकर मेरे सामने आई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी थकान और खामोशी थी। मैंने नरमी से कहा कि मैं अपने मायके जा रही हूँ 2-3 दिन के लिए। तुम अपना ख्याल रखना, जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो मुझे बता देना। उसने मेरी तरफ चौंक कर देखा और कहने लगी कि आप क्यों जा रही हो यहाँ से? रुक जाओ ना। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने दबी आवाज़ से कहा कि आप मत जाइए मालकिन, वरना ऊपर वाला आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। उसके शब्द सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। उसके शब्दों में अजीब सी घबराहट थी। मैंने कहा कि ये तुम क्या कह रही हो? उसने मेरे चेहरे से नज़र हटा ली और कहने लगी कि बस ऐसे ही, मैं आपसे कुछ कहना चाहती थी, कुछ पूछना था। मगर उसने खुद को रोक लिया। मेरे दिल ने कहा कि उसकी बात को अधूरा ही छोड़ देती हूँ। ऐसा लगता है कि वो कुछ ज़्यादा ही सोच रही है। कुछ दिन के लिए मुझे यहाँ से जाना ही होगा, यही बेहतर होगा। मैंने अपना सामान पैक किया और अपने पति को मैसेज करके बता दिया था कि मैं 2-3 दिन के लिए अपने मायके जा रही हूँ। मैसेज का रिप्लाई आया कि ठीक है, टेक केयर। गाड़ी में बैठते समय घर की दीवारें जैसे मुझसे कुछ कहना चाह रही हो, जैसे मैं पीछे कुछ अधूरा छोड़कर जा रही हूँ। पिंकी का चेहरा मेरी आंखों में घूम रहा था। उसने जो मुझसे कहा था वो शब्द मेरे दिल को लग रहे थे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि वह थोड़ी भावुक हो रही है, इसलिए ऐसी बातें कर रही थी। मैं चली जाऊंगी तो उसे भी विहान के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल जाएगा। लेकिन उसने ऐसा क्यों कहा था कि अगर आप यहाँ से चली गई तो ऊपर वाला आपको कभी माफ़ नहीं करेगा? मेरे दिमाग में ये शब्द ऐसे चिपक गए थे जैसे कई सालों पुराने हो। मैं अपनी मम्मी के घर आ गई थी। यहाँ आकर भी मुझे सुकून नहीं मिल रहा था। दिल बेचैन था, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। हालांकि यहाँ मेरा बहुत बड़ा परिवार था। 2 भाइयाँ, एक छोटी बहन, 2 भाई और मम्मी पापा, भतीजी भतीजा। इतने सारे लोग मेरा ध्यान बटाने के लिए काफ़ी थे, मगर फिर भी मेरा दिल किसी भी खुशी को कबूल करने के लिए तैयार नहीं था। मेरी उदासी देखकर सब मुझसे पूछते कि क्या बात है, क्यों परेशान हो? तो मैं उनको यही बताती कि कोई बात नहीं, बस थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने खुद को समझाया कि मेरा ऐसा करना बिल्कुल ठीक रहा। शायद पिंकी और विहान इस दौरान एक दूसरे के करीब आ जाए। मेरी गैर मौजूदगी उनके बीच की खड़ी दीवार को ख़त्म कर दे। मेरी उलझनें बढ़ती जा रही थी। मुझे यहाँ आए हुए तीसरा दिन हो गया था। मैंने शाम को पिंकी को फ़ोन किया। मैं जब से यहाँ आई थी मेरा उससे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ था। जब मैंने उसे फ़ोन किया तो उसने फ़ोन नहीं उठाया। तो फिर मैंने विहान को कॉल कर ली। उन्होंने कहा कि क्या हुआ, सब कुछ ठीक है? मैंने उन्हें बताया कि हाँ, सब बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कहा कि कब वापस आ रही हो? तो मैंने उन्हें बताया कि अभी मुझे आने में 2-3 दिन और लग जाएंगे। मैंने उनसे पिंकी के बारे में पूछना चाहा, लेकिन उन्होंने बात बदल दी और कहने लगे कि जल्दी घर वापस आ जाओ। इतना कहकर उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया।
मेरे दिल में एक तूफान उठ चुका था। वो रात बहुत लंबी थी, नींद आंखों से दूर हो चुकी थी। मैं नहीं जानती थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे ऐसा लगता था कुछ है जो मुझे बहुत परेशान कर रहा है, जो शायद सब कुछ बदल कर रख देगा। अगली सुबह मैंने खुद को फिर इसी परेशानी में शामिल कर लिया। मैं सोचने लगी, मुझे अपने घर जाना है या नहीं। फिर मैंने दोबारा से पिंकी को फ़ोन लगाया। उसने कॉल रिसीव की। उसने कहा कि कैसी हो मालकिन? मैंने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी उसने फ़ौरन कहा कि आप कब आ रही हो? मैंने कहा कि अभी 1-2 दिन और यहाँ रहूंगी। दूसरी तरफ अचानक खामोशी छा गई। फिर वह कुछ लम्हे बाद बोली, मालकिन आप जल्दी आ जाओ। मैंने कहा, पिंकी, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मुझे बच्चा चाहिए और हर हाल में चाहिए। तुम जानती हो ना कि मैंने तुम्हारी शादी अपने पति के साथ क्यों करवाई है। तुम्हें खुद को आगे बढ़ाना होगा। उसने घबराते हुए कहा, लेकिन मालकिन, मालिक तो मेरे करीब भी नहीं आते, मुझसे बात भी नहीं करते, तो फिर ये सब कैसे होगा? मैंने कहा कि एक औरत मर्द को अपनी खूबसूरत अदाओं में उलझा सकती है, और तुम तो खूबसूरत हो। देखो, मर्द को वक्त नहीं, सिर्फ माहौल देखना होता है। तुम ऐसा माहौल बना दो कि वो तुम्हें देखने पर, तुमसे बात करने पर मजबूर हो जाए। तुम जैसी खूबसूरत लड़की बहुत कुछ कर सकती है। तुम उनके साथ वक्त गुजारो। मैं इसलिए यहाँ पर आई हूँ ताकि तुम ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पति के साथ वक्त गुजार सको, और तुम हो कि हिम्मत हार रही हो। उसने कहा कि नहीं मालकिन, मुझसे ऐसा नहीं होगा, मैं ऐसा नहीं कर सकती। वो नहीं आते मेरे करीब। पिंकी की सांसों की आवाज़ मुझे फ़ोन पर साफ सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो सिसकियों में रो रही है। मैंने कहा कि चलो, तुम परेशान ना हो, अब कोशिश करके देख लो, और याद रखो, अगर ये मौका हाथ से चला गया तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तुम्हारी माँ को पैसों की ज़रूरत है। अगर मेरा काम नहीं हुआ तो मैं पैसे भी नहीं दूंगी। उसने कहा कि मालकिन, मैं कोशिश करती हूँ। उसके बाद मैंने फ़ोन बंद कर दिया। मैं उसे तकलीफ में नहीं देखना चाहती थी। मेरे दिल में अब कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही थी। पिंकी की शादी मेरी आंखों के सामने मेरे पति के साथ हुई थी। उसकी मासूमियत, उसकी खामोशी, सब मैंने अपनी खुदगर्जी से रौंद दी थी। लेकिन मुझे अब अपनी मर्जी पूरी करनी थी। हर कीमत पर। उसी रात कांता का मैसेज आया कि भाभी जी, मेरी बेटी बहुत खामोश खामोश रहने लगी है, ना कुछ खाती है ना बात करती है। आपकी बहुत मेहरबानी होगी, प्लीज़ वापस आ जाइए। मैंने मैसेज देखकर इग्नोर कर दिया। तो थोड़ी देर बाद कांता का फ़ोन आया। मैंने काफ़ी देर तक तो फ़ोन रिसीव नहीं किया। उसके बाद पिंकी मुझे फ़ोन करने लगी। फिर मैंने पिंकी की कॉल रिसीव कर ली। उसने रोते हुए कहा कि मालकिन, मालिक तो मुझे देखते भी नहीं हैं, मैं क्या करूं? प्लीज़ आप वापस आ जाइए। उसकी आवाज़ में बहुत दर्द और घबराहट छुपी हुई थी, जो मेरे दिल को चीरने लगी। मैंने कहा, पिंकी, तुम्हें कुछ न कुछ तो करना होगा। क्या तुम ये नहीं चाहती कि तुम्हारी माँ को वो सब कुछ मिले जो उसकी ख्वाहिश है? तुम जानती हो कि मैंने तुम्हारी माँ से 30 लाख देने का वादा किया है। तुम्हें ये सब समझना होगा। उसने कहा कि मैं ये सब समझती हूँ, लेकिन आपके पति मुझसे नफरत करते हैं। मैंने कहा, नफरत नहीं करते, बस झिझक है। वक्त के साथ साथ वो भी ठीक हो जाएगी। तुम हिम्मत रखो, खुद को मजबूत बनाओ। तुम अब सिर्फ एक मामूली लड़की नहीं हो, तुम विहान की पत्नी हो, और पत्नी को अगर उसका हक ना मिले तो उसे ज़बरदस्ती अपना हक ले लेना चाहिए। पिंकी की खामोशी में एक थकान थी। मैंने इतना कहकर फ़ोन बंद कर दिया था। फिर मैं अपने कमरे में आ गई। मेरी मम्मी कहने लगी कि बेटा, जब से तुम आई हो बहुत परेशान लग रही हो, क्या बात है? मैंने कहा, मम्मी कोई बात नहीं है, बस मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने आपको बताया है ना। वो मेरे करीब आई और कहने लगी, रिया, अगर तुमने कोई एक फ़ैसला कर लिया है जो दिल में खटक रहा है तो उसे निभाना होगा, वरना बहुत महंगा पड़ेगा। क्योंकि वक्त कभी पलट कर नहीं आता। मैं बिल्कुल खामोश रही। अब मैं उन्हें क्या बताती कि मैं तो बहुत बड़ा कदम उठा चुकी थी। कभी कभी मैं अकेली बैठती तो सोचने लग जाती थी कि कितने अरमानों के साथ मेरे माता पिता ने विहान के साथ मेरी शादी की थी। मुझे नहीं पता था कि एक समय ऐसा आएगा जब मुझे अपने पति की खुद दूसरी शादी करवानी पड़ जाएगी और दुनिया मुझे बांझ कहेगी। मुझे अच्छी तरह से याद है, लोगों ने मुझे अपने घर इनवाइट करना छोड़ दिया था। अगर कहीं शादी होती थी तो लोग मुझे नहीं बुलाते थे, कहते थे कि ये बांझ है। अगर शादीशुदा जोड़े पर इस बांझ का परछाई पड़ गया तो उनके भी बच्चे नहीं होंगे। मैंने उसी दिन सोच लिया था कि मुझे कोई भी कदम उठाना पड़ जाए, कुछ भी करना पड़ जाए, लेकिन मैं माँ बनकर ज़रूर रहूंगी। अपने पति को बताती थी कि लोग मुझे क्या क्या नहीं कहते, तो वो भी हंसा करते थे और कहते थे कि हाँ, तुम माँ नहीं बन सकती, इसमें तुम्हारी गलती है। लोग तो बातें करेंगे ही। एक औरत शादी के बाद माँ बनती है तभी वह पूरी होती है। ये वो रात थी जब मैं बहुत टूट कर रोई थी। दिन निकल आया था,
लेकिन मेरे आंसू थम नहीं रहे थे। ना जाने मुझे कौन से गुनाह की सज़ा मिल रही थी। उसके बाद दवाइयों का सिलसिला शुरू हो गया। डॉक्टर से भी बहुत ट्रीटमेंट करवाएं, तरह तरह के टेस्ट करवाए, बहुत सारा पैसा खर्च हो गया, लेकिन मैं माँ नहीं बन सकी। हर महीने मेरी उम्मीद टूट जाती थी। मेरे पति ने जब आखिरी बार मुझे लास्ट डॉक्टर के यहाँ दिखाया था तो कहा था कि बस अब तुम्हारा ट्रीटमेंट नहीं होगा। उसके बाद तुम्हें कबूल कर लेना चाहिए कि तुम बांझ हो, कभी माँ नहीं बन सकती। लेकिन फिर उस डॉक्टर का भी ट्रीटमेंट सक्सेसफुल नहीं बैठ सका। मैं ऊपर वाले से बहुत प्रार्थना किया करती थी कि काश मैं भी माँ बन सकती। मेरे अंदर एक शोर था, लेकिन बाहर पूरी तरह से खामोशी थी। मैं अपने मायके में छत पर बैठी हुई थी। रात का अंधेरा फैल चुका था। सितारे जिन्हें कभी मैं ख्वाहिश सुनाया करती थी, आज वो बेजान लग रहे थे। मैं अपना सब कुछ कुर्बान कर चुकी हूँ। मैंने अपने हाथों को देखा, वही हाथ जिसे मैंने पिंकी के सर पर प्यार से रखा था। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता, अगर पिंकी भी मेरी तरह बे औलाद निकली तो क्या होगा? तो क्या मैं उसे भी कसूरवार ठहराऊंगी? अब वक्त मेरा फैसला सुनाने वाला था। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरा बुखार बढ़ता जा रहा था। कई दिनों से मम्मी मुझसे कह रही थी कि डॉक्टर के पास चलो, मगर मैं डॉक्टर के पास जा ही नहीं रही थी। सोच रही थी कि तबीयत ऐसे ही ठीक हो जाए। एक दिन मैं अपने भाई संजय के कमरे में बैठी हुई थी, जब अचानक मेरे मोबाइल पर फ़ोन आने लगा। स्क्रीन पर पिंकी का नाम देखकर मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में दबा लिया हो। मैंने फ़ौरन कॉल रिसीव की। उसकी आवाज़ कांप रही थी, वह घबरा रही थी और रो रही थी। ऐसा तो हर बार बात करते समय होता था, लेकिन आज कुछ अलग ही था। पिंकी ने जल्दी से कहा कि मालकिन, और वह फूट फूट कर रोने लगी। उसके शब्द गड़बड़ हो रहे थे। फिर संभल कर कहने लगी, आप जल्दी से वापस आ जाओ वरना मालिक कुछ कर देंगे। मेरे शरीर पर बिजली सी दौड़ गई। मुझे डर लगने लगा। मैंने कहा कि ये तुम क्या कह रही हो? विहान ने तुमसे कुछ कहा है? उसने मैं कुछ कहा, नहीं मालकिन, जानती, बस अगर आप आप जल्दी नहीं से आई तो वापस मेरे आ जाओ, साथ कुछ बहुत गलत हो जाएगा। उस समय तो मैं जैसे सांस लेना भी भूल गई थी। मैंने जल्दी से टाइम वेस्ट किए बिना अपना सामान समेटा और जल्दी से गाड़ी में बैठकर अपने घर के लिए रवाना हो गई थी। मैंने उससे पूछा भी था कि क्या हुआ, मगर उसने मुझे कुछ नहीं बताया था। मुझे मेरे मायके वाले भी रोकते रह गए थे कि क्या हुआ है, इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रही हो? तो मैंने उनको यही बताया कि पिंकी की जानकारी में किसी की तबीयत खराब है। मैं जल्दी से घर पहुंची तो देखा कि मेरे पति आंगन में टहल रहे थे। उनका चेहरा बिल्कुल खामोश था। मैं उनके पास पहुंची और कहने लगी कि पिंकी कहाँ है? उसने मुझे फ़ोन किया था, वह बहुत डरी हुई थी। आपने उसके साथ क्या किया? विहान ने मेरी तरफ देखा। उनका चेहरा बिल्कुल सादा था। उन्होंने कहा कि मैंने उसे छोड़ दिया है। मैं उसे डिवोर्स देकर घर से निकाल चुका हूँ। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा गला दबा दिया हो, मेरी जान निकल रही हो। मैंने कहा, ये आप क्या कह रहे हो? आपने उसे जाने दिया? आपने उसे डिवोर्स दे दी? ऐसा नहीं हो सकता। अभी बच्चा हुआ भी नहीं है और आपने उसे घर से निकाल दिया। मैंने कहा कि आपने ये सब क्या कर दिया? मेरे पति ने मेरी आंखों में देखा और कहने लगे कि मैं नहीं चाहता था कि वो मेरे साथ इस घर में रहे, ना अब और ना आगे। अब सब कुछ खत्म हो गया। मैंने कहा, प्लीज़ विहान, झूठ मत बोलिए, मुझे बताइए कि वो कहाँ पर है। लेकिन उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया। मैंने कहा कि आपने उसे नुकसान पहुंचाया। उन्होंने कहा कि मुझे जो करना था कर लिया है। उन दोनों माँ बेटी को इस घर में मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता। मैं तो अपने पति की बात सुनकर जैसे पागलों की तरह रिक्वेस्ट करने लगी थी। फौरन भागकर पिंकी के कमरे में गई। वहाँ पर खाली अलमारी खुली हुई थी। उसके कपड़े भी गायब थे, उसका सामान भी गायब था। कमरे में सन्नाटा छाया हुआ था। फिर मैं दौड़ती हुई क्वार्टर की तरफ गई जहाँ नौकर रहा करते थे। जहाँ हमने कमरा कांता को दिया हुआ था, वहाँ कांता भी नहीं थी। उन दोनों माँ बेटी का कोई अता पता नहीं चल पा रहा था। मैंने पुलिस स्टेशन में भी उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी थी। आसपास के अस्पताल में भी उनके बारे में पूछताछ कर ली थी, मगर उनके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। मेरे तो शरीर की जैसे जान ही निकल रही थी। मेरे पति बिल्कुल खामोश हो चुके थे। ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ है। मैं उन दोनों को ढूंढते ढूंढते थक गई। तो मैंने अपने पति से कहा कि आपने पिंकी को कहाँ छिपाया? वो रुके और कहने लगे कि रिया, तुमने मुझे मजबूर किया था। अब जो हुआ उसकी जिम्मेदार भी तुम खुद ही हो। मेरे दिल में एक डर था, एक खालीपन था, एक पछतावा था जो अब जख्म बनकर मेरे दिल पर लग चुका था। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। कई दिन इसी तरह से गुजर गए और इस टेंशन की वजह से धीरे धीरे मेरी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। मेरे पति तो इस टॉपिक पर कोई बात ही नहीं करते थे और अगर मैं कुछ कहती तो बस खामोश रहते थे। मुझे बार बार पिंकी की चीखें और उसका रोता हुआ चेहरा दिखाई देता था। जब उसने
उसने मुझसे कहा था कि मालकिन यहाँ से मत जाइए वरना ऊपर वाला आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। मैं अक्सर बीमार रहने लगी थी, शरीर पर जैसे बोझ सा लगता रहता था। एक दिन मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि मेरी मम्मी मुझे ज़बरदस्ती अस्पताल ले गई और फिर मेरी तबीयत भी ज़्यादा ख़राब ही हो गई थी। इसलिए मैंने उनसे कुछ नहीं कहा और खामोशी से उनके साथ चली गई। अस्पताल की दीवारें और वहाँ की दवाइयों की बदबू दिल को बोझल कर रही थी। मेरा नंबर अभी नहीं आया था। मम्मी मेरे बराबर में ही बैठी हुई थी। मैंने सोचा कि मैं थोड़ी देर इधर-उधर टहल लेती हूँ क्योंकि नंबर आने में अभी थोड़ा समय बाकी था और मैं बैठे-बैठे काफ़ी थक चुकी थी। मैं जैसे ही दवाई के लिए मेडिकल स्टोर की तरफ टहलने के लिए गई, तो मैंने देखा कि वहाँ एक डॉक्टर के केबिन के अंदर मैंने अपने पति को जाते हुए देखा। मैं उनको देखकर अचानक ठिठक गई क्योंकि उन्होंने तो कहा था कि वह 2-3 दिन के लिए शहर से बाहर जा रहे हैं और वो कल रात ही अपनी पैकिंग करके घर से बाहर निकल गए थे। मगर अब वो यहाँ अस्पताल में क्या कर रहे थे? मैं उनका पीछा करते हुए डॉक्टर के केबिन की तरफ गई। केबिन का दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था। मुझे अंदर का साफ नज़र आ रहा था। मैं वहाँ खड़ी हो गई और छुपकर उन दोनों की बातें सुन रही थी। जहाँ मेरे पति डॉक्टर से कह रहे थे कि डॉक्टर साहब, आखिर मेरा ट्रीटमेंट कब तक पूरा होगा? मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। मेरी पत्नी ने मेरी दूसरी शादी करवा दी थी। बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी दूसरी पत्नी को डिवोर्स दिया है और उसे अपने घर से निकाला है। मेरी पत्नी तो औलाद के लिए पागल हो गई, मगर उसे कौन बताए कि बांझ वो नहीं बल्कि मैं हूँ। मैं कभी उसके बच्चे का बाप नहीं बन सकता। ये बात मैं उसे नहीं बता सकता। मैं कई सालों से ये राज उसे छुपा रहा हूँ। अब मैं कुछ और नहीं कर सकता। डॉक्टर साहब ने कहा कि देखो विहान, मैंने नहीं कहा था कि तुम्हारा इलाज पॉसिबल है। तुम खुद अपना इलाज करवा रहे हो और तुमने इतने सालों से अपनी पत्नी को भरोसे पर रखा हुआ है। मेरा कहना है कि झूठ पर कभी भी रिश्ता कायम नहीं रहता। तुम्हें सब कुछ अपनी पत्नी को सच-सच बता देना चाहिए था। तुम्हें अपनी पत्नी को इतना परेशान नहीं करना चाहिए था। उन दोनों की बातें सुनकर तो जैसे मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी जान को मुट्ठी में दबा लिया हो। इसका मतलब था कि मेरे पति और मैं खुद को गलत समझती थी। इसका मतलब कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरे पति में ही कमी है। मेरे पति ने आखिर मुझे ये सब कुछ क्यों नहीं बताया? मुझे उनकी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आया था। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं चाहती तो उसी समय अपने पति से सवाल कर सकती थी, लेकिन आज कुदरत मेरे सामने उनकी सारी सच्चाई लेकर आ गई थी। मैं उसी समय अपनी माँ को लेकर घर वापस आ गई और फूट-फूट कर रोने लगी। मैं अपने पति को कोस रही थी, जिसकी वजह से मैं इतने सालों तक परेशान रही। मैंने लोगों की बातें सुनी, यहाँ तक कि उन्होंने भी मुझे बातें सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन अब जब कमी उनके अंदर थी तो वो उल्टा मुझे ही बेवकूफ़ बना रहे थे। और बेचारी पिंकी, मैंने अपने पति की शादी उसके साथ करवा दी थी। पता नहीं उन्होंने उसे कहाँ भेज दिया, उसके साथ क्या किया। मैं अभी अपने घर में बैठी रो रही थी जब हमारे घर का एक नौकर मेरे पास आया। उसने कहा, भाभी जी, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। मैंने कहा, बताओ क्या बात है? तो उसने कहा कि भाभी जी, माफ़ करना, यह आपका फैमिली मैटर है। मुझे इसमें बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन कई दिनों से देख रहा हूँ कि आप बहुत परेशान हो, इसलिए मजबूर होकर आपको बता रहा हूँ कि आपके जाने के बाद भैया जी ने पिंकी और कांता के साथ बहुत गलत किया। उन दोनों को घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन एक दिन तो उन्होंने एक मर्द को घर में बुलाया था और उसे पिंकी के कमरे में भेज दिया था। उसने पिंकी के साथ ज़बरदस्ती की। पिंकी चिल्ला रही थी कि हम में से कोई भी उसे बचा नहीं सका। और फिर उसके जाने के बाद मालिक ने कांता से कहा कि अपनी बेटी को यहाँ से लेकर कहीं दूर चली जाओ और फिर दोबारा कभी दिखाई मत देना। तुम्हारी बेटी अब किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। आइंदा अगर यहाँ आई तो लोगों को तुम्हारी हकीकत के बारे में बता दूंगा। कांता और पिंकी बहुत डर गई थी, इसलिए वो दोनों अपना सामान बांधकर यहाँ से कहीं दूर चली गई। ये सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। पता नहीं मेरे पति की और कौन कौन सी सच्चाई मेरी आंखों के सामने आनी बाकी थी। अब मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। मैंने फैसला कर लिया था कि अब मुझे क्या करना है। मैंने अपना सामान पैक किया और मैं अपनी माँ के घर आ गई थी। उनको मैंने विहान की एक एक सच्चाई के बारे में बता दिया था। वो सारी सच्चाई जो कई सालों से मैं अपने घर वालों से छुपाती आ रही थी। मेरे घर वालों ने फैसला कर लिया था
कि अब वो मुझे दोबारा विहान के पास नहीं भेजेंगे। जब विहान ने घर आने का नाटक किया तो मुझे मेरे मायके से लेने आ गए और कहने लगे कि तुम बिना बताए यहाँ क्यों आ गई हो। तब मैंने उनसे कहा कि मुझे आपके साथ नहीं रहना, मुझे डिवोर्स चाहिए, क्योंकि मैं आपकी सारी हकीकत जान चुकी हूँ। वो शर्मिंदगी से चूर चूर हो गए थे। उन्हें नहीं पता था कि मुझे सच्चाई का पता कैसे चल गया, लेकिन वो मुझसे अपने किए की माफ़ी मांगने लगे। मैंने एक ऐसे इंसान को माफ़ नहीं किया जिसके लिए मैंने एक गरीब माँ को, उसकी बेटी को निशाना बनाकर मजबूर किया, एक गरीब और मासूम बच्ची की इज्जत दांव पर लगा दी। मैंने अपने पति को धक्के मारकर अपने घर से निकाल दिया और कह दिया था कि मुझे 1 हफ्ते के अंदर अंदर डिवोर्स चाहिए, मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती। फिर क्या था, मेरे पति ने मुझे डिवोर्स दे दी थी, क्योंकि अब वो भी मेरे सामने नज़र मिलाने के काबिल नहीं रहे थे। मैं तो सिर्फ एक माँ बनना चाहती थी, मगर उन्होंने मुझे धोखा दिया। एक झूठ की वजह से उन्होंने मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मैंने अपनी कहानी से यह सीख लिया था कि हर दिल झूठा और धोखे से नहीं टूटता। कभी-कभी कुछ खामोशियाँ भी घर बर्बाद कर देती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।